जो इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिकाएं क्या होती हैं? जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो चुनी हुई विधायिकाएं होती हैं, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ बातों की जानकारी होगी, जैसे कि विधायिका का क्या महत्व है, संसद क्या कार्य करती है, संसद की शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनता है और संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है और संसद स्वयं अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में हमको पढ़ेंगे और इसकी जानकारी हमको होगी। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्या महत्व है इसका, संसद की क्या जरूरत है। तो संसद को विधायिका भी कहते हैं और संसद भी कहते हैं। संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं कि केवल कानून ही बनाती हो ये, बल्कि ये जो है सभी जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब संसद से शुरू होती हैं। ये उसका केंद्र बिंदु है। यदि विधायिका ना हो, संसद ना हो, तो लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना विधायिका के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। तो जो शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है, भले उसको बहुमत हो, लेकिन उसको भी जो है विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। आपको पता है यदि बहुमत नहीं होता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। तो कितना भी शक्तिशाली मंत्रिमंडल हो, उसको जो है विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। विधायिका का सामना उसको भी करना पड़ता है। कई नेता बहुत सशक्त होते हैं, लेकिन उनको भी संसद के सामने आना ही पड़ता है। ये जो संसद है, ये जो विधायिका है, ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यहाँ पर हर तरह का वाद विवाद हो सकता है। ये जो विधायिका है, इसके पास कार्यपालिका को चयन करने का और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। यानी जो विधायिका है उसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, उसको संसद भी कहते हैं और उसको विधायिका भी कहते हैं। जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, वो विधायिका में से ही लिया जाता है। तो विधायिका को कार्यपालिका का चयन करने का अधिकार प्राप्त है और इसके साथ साथ यदि कार्यपालिका को हटाना है तो बर्खास्त करने की शक्ति भी किसके पास है, विधायिका के पास है। अब ये प्रश्न उठता है कि संसद में 2 सदनों की क्या जरूरत है, एक सदन से भी काम चल सकता है, क्या जरूरत है कि 2 सदन हो। तो हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है उसको कहते हैं संसद। हमारे यहाँ संसद के कितने सदन हैं, 2। मान लो एक ही होता, लोकसभा और राज्यसभा है तो लोकसभा ही होती, केवल राज्यसभा ना होती, केवल लोकसभा से ही काम चल जाता। क्या जरूरत है 2 सदन की, तो इसका ये है कि जो बड़े बड़े देश होते हैं जहाँ विविधताएं बहुत होती हैं, वो वहाँ के लिए जो है द्विसदनात्मक विधायिका ठीक रहती है। जैसे हमारा देश है भारत, ये विविधताओं से परिपूर्ण है। इतना बड़ा विशाल क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या, इसके अलावा बहुत सारे धर्म, बहुत सी जातियाँ, बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, भाषाएं, तो विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। तो ऐसे देशों के लिए द्विसदनात्मक विधायिका ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जो बड़े देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की विविधताएं होती हैं, वो 2 सदन वाली विधायिका चाहते हैं। इससे क्या होता है कि समाज के सारे वर्ग, देश के सभी क्षेत्र, सारे भाग, सबको जो है प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा सदन होने का एक लाभ और यह भी है कि संसद
में जैसे लोकसभा में कोई निर्णय हुआ तो उसी उसी को फिर से जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में क्या होता है, उस पर पुनर्विचार, पुनः विचार, फिर से विचार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है। अब जल्दी में उसने निर्णय ले लिया है और मान लो उसमें कुछ रह गया, कोई गलती हो गई, तो यदि दूसरा सदन नहीं होगा तो फिर उस पर जो है विचार नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा सदन होने से क्या लाभ है कि उस निर्णय पर जो कि जल्दबाजी में लिया गया था उस पर फिर से जो है विचार संभव हो जाता है। हमारे यहाँ जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है संसद का, राज्यसभा उसका उच्च सदन है, लोकसभा उसका निम्न सदन है। तो संसद, विधायिका, व्यवस्थापिका, केंद्र की जो संसद है वो तीन लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम सबसे पहले इसमें उच्च सदन जो हमारा है सदन संसद का, राज्यसभा, इसके बारे में देखेंगे। तो जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती, मतलब राज्यसभा में सारे राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं। हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं हमारे यहाँ। तो 29 राज्य से ही राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं। इसको जो है संख्या के उसमें रखा गया है, जनसंख्या के अनुसार। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि लिए हैं और जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहाँ से कम लिए हैं। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी कि डायरेक्ट जो है हम राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनते। जो हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं तो वो विधि कौन सी कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, कि हमने अपने राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा के सदस्यों को हमने चुना। वो जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए वोट करते हैं। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव इसका होता है। जो संविधान की हमारी चौथी अनुसूची है उसमें प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। और जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। जैसे कि 6 वर्ष, जैसे इस वर्ष जैसे जो उसमें निर्वाचित हुए तो जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा तो वो जो है वहां से हट जाएंगे, फिर दूसरे सदस्य आ जाएंगे। इस प्रकार हर सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। तो इसके चुनाव ऐसे नहीं होते हैं 5 साल में, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, काय में, राज्यसभा में। कौन से 12 सदस्य होते हैं ये, जो कि चुनाव के उसमें पढ़ना नहीं चाहते, चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो जैसे साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है, या विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में यदि उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ताकि उनके अंदर जो योग्यता है उसका लाभ भी जनता को मिल सके। क्योंकि वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वो शासन में भी नहीं आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो भी काबिलियत है उसका लाभ जनता को कैसे मिले। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अब अपन देखेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है, लेकिन लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है,
सीधे सदस्यों का अपन डायरेक्ट वोट देते हैं लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो क्या किया जाता है, पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या समान होती है, ऐसे समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और इसका जो चुनाव होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है आप समझ लें। हर 18 साल का व्यक्ति है ना, हर 18 साल का व्यक्ति वो लोकसभा के सदस्यों के लिए लोकसभा के सदस्यों के लिए वोट देता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, भाषा का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हर 18 साल के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आपको समझ में आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, कि हर 18 साल का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के लोकसभा के सदस्यों के लिए वोट दे सकता है। अब अपन देखें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के पहले भी जो है लोकसभा भंग हो सकती है। कैसे होती है 5 वर्ष के पहले, कि यदि सरकार का यदि बहुमत विधायिका में खत्म हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो फिर जो है 5 साल के पहले भी लोकसभा का चुनाव होता है। और 5 साल के पहले इसका कार्यकाल 2.5-3 साल में भी खत्म हो जाता है। अब देखेंगे अपन संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियों में पहले देखेंगे अपन लोकसभा की। तो लोकसभा की शक्तियां हमारी जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें ये बताया है कि 3 सूचियां बताई हैं उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है उसके जो विषय होते हैं उन पर लोकसभा कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है। जो राज्य सूची होती है उस राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, और जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य भी कानून बनाते हैं और केंद्र भी कानून बनाता है। लेकिन यदि दोनों के कानून में कोई विरोधाभास होता है तो फिर जो है केंद्र का ही कानून माना जाता है, राज्य का कानून नहीं माना जाता है। तो एक तो ये शक्ति है लोकसभा की कि संघ सूची और समवर्ती सूची है ना, इन दोनों पर जो है लोकसभा कानून बनाती है। फिर जो धन विधेयक होते हैं वो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखे जाते हैं, राज्यसभा में नहीं रखे जाते। और जो सामान्य विधेयक होते हैं वो लोकसभा में भी रखे जाते हैं और राज्यसभा में भी रखे जाते हैं, लेकिन दोनों में पास होना उनका जरूरी है। यदि पहले लोकसभा के पास आया है तो लोकसभा उसको पास करके राज्यसभा के पास भेजेगी, या फिर यदि पहले राज्यसभा में रखा गया है तो राज्यसभा पास करके लोकसभा के पास भेजेगी। लेकिन जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते, वो पहले लोकसभा में ही रखे जाते हैं। लोकसभा जब पास करके फिर राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है उसको। 14 दिन के बाद यदि वो नहीं लौटाती है तो वो धन विधेयक वैसा उसी रूप में पारित हुआ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा सदन शक्तिशाली दिख रहा है, यहाँ पर धन के मामले में लोकसभा ही शक्तिशाली सदन है। इसके अलावा कर का प्रस्ताव रखना, बजट, वार्षिक वित्तीय कर्तव्य, इन सब की सूची भी लोकसभा ही देती है। प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास का प्रस्ताव, ये बहुत सारे ऐसे उसके पास हथकंडे हैं जिनके माध्यम से, हथियार हैं जिनके माध्यम से लोकसभा जो है मंत्रिमंडल पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछती है मंत्रियों से। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।
यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है तो सिर्फ वही मंत्री त्यागपत्र देगा, पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसलिए इनके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं, ये इनके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा इसकी शक्ति है संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन का अधिकार भी लोकसभा को है। यहाँ पर दोनों ही प्रस्ताव पास होना जरूरी है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और यदि ऐसा कोई संविधान में संशोधन हो रहा है जो कि राज्यों से भी संबंधित है तो फिर राज्यों की विधानसभाओं की भी परमिशन, स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी किसके पास है? लोकसभा के पास है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। आपातकाल कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जब देश में करता है तो उसकी भी स्वीकृति कौन देता है? लोकसभा ही देती है। बिना लोकसभा की स्वीकृति के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करता है। अब है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का जब चुनाव होता है तो इसमें भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और इसके अलावा यदि उनको पद से हटाना है तो उसको पद से हटाने में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी पद से हटाने में लोकसभा ही शक्तिशाली है। अब देखें अपन समिति और आयोगों का गठन करती है। समितियां बनाती है और आयोग बनाती है। समिति काय के लिए बनाई जाती हैं? जब कानून बनता है तो विभिन्न समितियों से होकर गुजरता है, ऐसे ही कानून नहीं बनता है, बहुत सी समितियों में उस पर विचार विमर्श होता है। वो जो समितियां बनाने का काम है वो भी लोकसभा करती है। आयोग का गठन भी, विभिन्न प्रकार के जो आयोग होते हैं उनका गठन भी लोकसभा करती है। और वो आयोग और समितियां अपना काम करके जो प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट देती हैं उस पर विचार करने का काम भी लोकसभा का होता है। अब अपन देखें दूसरा सदन, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ये जो राज्यसभा, राज्यों से सदस्य यहाँ पर आते हैं। इसकी जो शक्तियां हैं, सामान्य विधेयक होते हैं उन पर विचार करती है। जो सामान्य विधेयक होते हैं यदि इसमें रखे गए हैं तो उन पर विचार करके फिर उनको पास करके लोकसभा के पास भेजती है। और यदि पहले लोकसभा में रखे हैं तो राज्यसभा के पास आएंगे तो उन पर विचार करके उन्हें पारित करेगी। ये राज्यसभा की शक्ति है। जो धन विधेयक होते हैं वो तो लोकसभा में रखे जाते हैं लेकिन वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में आते हैं। तो संशोधन करके प्रस्तावित करती है राज्यसभा, लेकिन उसके संशोधन का धन विधेयक में कोई महत्व नहीं है, वो वहां पर लोकसभा का ही महत्व है। धन विधेयक में तो लोकसभा का ही महत्व है। अगला देखो, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती। संवैधानिक जो संशोधन होते हैं वो दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तभी संविधान में संशोधन होता है। दोनों सदनों के अलावा जो हमारे यहाँ के राज्य विधानमंडल हैं, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की जब स्वीकृति हो जाती है तभी जो है संविधान में संशोधन होता है। इतनी आसानी से संविधान में संशोधन नहीं होता है। इसी तरह अगली शक्ति है राज्यसभा की। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब हटाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है देश का, उसको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं।
मतलब 2 पदों पर कार्य करते हैं, वो एक उपराष्ट्रपति के पद पर और एक सभापति के पद पर, राज्यसभा के सभापति के पद पर। तो जो इसलिए जो उपराष्ट्रपति को जब हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अब अगला है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्य सूची के अभी आपको बताया था कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर जो है केंद्र ही कानून, राज्य ही कानून बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यपाल के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि ये फलाना फलाना जो विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो यदि इस प्रकार की सूचना मिलती है तो उस राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो साधारण उसमें तो राज्य सूची के विषय पर राज्य ही कानून बनाते हैं, लेकिन कभी कभी यदि कोई विषय ऐसा हो जाता है जो केंद्रीय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर जो है केंद्र को कानून बनाने का अधिकार संसद दे सकती है। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियां। विशेष शक्तियां क्या है राज्यसभा की, कि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यानी जो राज्य सूची का कोई विषय है, अब क्या चाह रही है केंद्र सरकार कि उसको जो है उस राज्य सूची के विषय को संघ सूची में ट्रांसफर कर दें या समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दें, हस्तांतरित कर दें। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है राज्य सूची का विषय संघ सूची में या समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब देखिए अपन लोकसभा की विशेष शक्तियां। तो लोकसभा की विशेष शक्ति सबसे पहली मेन तो यही है कि धन विधेयक के मामले में तो लोकसभा पूरी तरह शक्तिशाली है। धन विधेयक लोकसभा के अलावा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। सरकार को हटाने में भी लोकसभा ही शक्तिशाली है, राज्यसभा को सरकार को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और वित्त पर नियंत्रण की जो शक्ति है वो भी लोकसभा की ही है, राज्यसभा की नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सदन बच्चों शक्तिशाली दिख रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में कौन सा सदन शक्तिशाली दिख रहा है, लोकसभा ही शक्तिशाली दिख रहा है। अब देखिए अपन कि संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कानून कैसे बनाती है, कानून कैसे बनता है, कानून की प्रक्रिया क्या है। तो कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो थोड़ी सी कठिन भी है। कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है, और जो कानून होता है उसका जब प्रारूप तैयार किया जाता है तो उसको पहले क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। तो वो जो विधेयक होता है, कानून तो बाद में बनता है, पहले तो विधेयक होता है, वो दोनों सदनों में रखा जाता है। दोनों सदनों में जब वो पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो विधेयक क्या बनता है, कानून का रूप धारण करता है। तो विधेयक बहुत प्रकार होते हैं विधेयक के। इसमें देखिए आप, जैसे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सरकारी विधेयक है ना, निजी सदस्यों के विधेयक और गैर वित्त विधेयक। सरकारी विधेयक जो सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, कुछ निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं, कुछ गैर वित्त विधेयक होते हैं। गैर वित्त मतलब कि जो धन से संबंधित नहीं होते हैं। फिर होते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक जो कि धन से संबंधित होते हैं। कुछ सामान्य विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक के जो है विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन सभी विधेयक जो भी हैं उनको दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। जब तक दोनों सदन में पास नहीं हो जाएंगे और राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक जो है वो कानून का रूप धारण नहीं करेगा। तो विधेयक के विभिन्न प्रकार आपने स्क्रीन पर देखे, इनकी आप एक तालिका आप चाहें तो अपने उसमें नोट करें इस तालिका को कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं,
गैर वित्त विधेयक होते हैं। गैर वित्त मतलब जो धन से संबंधित नहीं होते हैं, और वित्त विधेयक जो धन विधेयक होता है, धन से संबंधित होते हैं। सामान्य विधेयक होता है, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। और एक संविधान में संशोधन यदि करना है तो उसके लिए पहले विधेयक तैयार किया जाता है, फिर उसको दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। और संविधान में संशोधन इतनी आसानी से नहीं होता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होने के बाद, जब यदि उसमें फिर आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी जरूरी होती है, फिर उसके बाद साइन होते हैं राष्ट्रपति के, तब जाकर जो है संविधान में संशोधन होता है। बिना राष्ट्रपति के साइन के तो कोई भी कानून नहीं बनता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो कानून बनता है। अब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि एक बार उनके पास साइन होने के लिए आता है विधेयक, तो एक बार वो चाहे तो मना कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, फिर वो लौटा देते हैं। लेकिन फिर यदि संसद दोबारा से पास करके उसको भेजती है तो दोबारा में जो है राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ता है, दोबारा में वो मना नहीं कर सकते।